स्टार्टिंग वही है जो आपकी क्लास 9th में थी। तो फोर्स क्या होता है, ये हम सभी जानते हैं। फोर्स क्या है? फोर्स इज द कॉज, फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, हम लोग अभी तक मोशन पढ़ चुके हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। अब मोशन का जो कॉज होता है वो होता है फोर्स। लेकिन जरूरी नहीं कि फोर्स जहां पर अप्लाई हो वहां पर मोशन हो ही जाए। लेकिन जब किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स क्या क्या कंडीशन, फोर्स क्या क्या काम कर सकता है। सपोज आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी सरफेस के ऊपर, ये ब्लॉक है, किसी सरफेस पर यहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे आपने एक फोर्स अप्लाई किया। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनी। अगर आपने यहाँ से एक फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, या तो इस बॉडी की पोजीशन चेंज होगी। मान लो ये पोजीशन ए पर रखा था, ये मूव करके पहुंच जाएगा पोजीशन बी पर, या तो ये सिचुएशन होगी, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर सपोज इसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है तो क्या होगा, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रखा है, लेकिन अगर आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं आया है, इसका मतलब इसके अंदर इंटरमोलिक्यूलर लेवल पर या इंटरमोलिक्यूलर लेवल पर कुछ ना कुछ इसके शेप में चेंज आएगा। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, या तो चेंज ऑफ पोजीशन होगा। किसी बॉडी पर आपने फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी क्या करेगा, चेंज ऑफ पोजीशन, बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाएगी। या फिर क्या होगा, या फिर उसका शेप चेंज होगा। अगर पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, बॉडी वहीं की वहीं रखी हुई है, आप कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि बॉडी में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आएगा, भले आपको दिखाई दे या ना दे। जैसे ये बोर्ड है, यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो बोर्ड की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इंटरमोलिक्यूलर लेवल पर इसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि इसके शेप में कुछ ना कुछ चेंज आया। तो फोर्स अप्लाई करने पर या तो पोजीशन चेंज होगी, या फिर शेप और साइज, शेप में चेंज आएगा या फिर साइज में भी चेंज आ जाएगा। शेप और साइज चेंजेस, चेंज ऑफ पोजीशन। या फिर क्या हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है जैसे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा हुआ था या मूव करता हुआ जा रहा था। यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है और आपने इधर से, या बॉल ऐसे मूव करती हुई जा रही थी स्ट्रेट लाइन में, v की वेलोसिटी से बॉल इधर की तरफ मूव करती हुई जा रही थी। आपने क्या किया, आपने इस पर एक फोर्स इधर से अप्लाई कर दिया ऐसे। तो अब डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगा वो हॉरिजॉन्टल ना होकर के कुछ और डायरेक्शन हो जाएगा, बॉल का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। तो फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो गई, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गई। या फिर और क्या हो सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मूव करता हुआ जा रहा है किसी वेलोसिटी के साथ, जैसे ये बॉल आपकी मूव करती हुई जा रही थी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आप इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर दो। कितना फोर्स अप्लाई कर दो, इतना फोर्स अप्लाई कर दें कि बॉल रुक जाए, फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाए, जीरो। इनिशियली यू की वेलोसिटी से मूव कर गई थी और फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो होगी। यानी क्या कर सकते हैं हम, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं। टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या क्या काम कर सकता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकता है, उसके शेप और साइज को चेंज कर सकता है, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, या फिर उसकी स्टेट को चेंज कर सकता है। यानी अगर बॉडी पहले से मोशन में थी तो उसको रेस्ट में ले आएगा, या फिर ऑब्जेक्ट अगर पहले से रेस्ट में रखा हुआ था, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी और इस पर आपने एक फोर्स अप्लाई कर दिया, तो इसके अंदर एक मोशन आ जाएगा। यहाँ से आपने फोर्स अप्लाई किया तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई टू स्टार्ट मोशन, बॉडी के अंदर मोशन आ गया। फोर्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, वो इतने काम कर सकता है। क्या क्या काम कर सकता है, या तो किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है, शेप और साइज को चेंज करता है। इतने काम किसी भी बॉडी पे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो इनमें से कोई ना कोई एक चीज होगी। ये 5 फिनोमिना है, इनमें से कोई एक काम जरूर होगा जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो हम फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आपने एक डेफिनेशन क्लास 7th 8th से पढ़ी हुई है। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज अ पुश और पुल। तो फोर्स को या किसी बॉडी पे हम पुश करें, बॉडी को पुश करें या पुल करें, तो उस पुश और पुल को करने के बाद अगर बॉडी में इन सारी चीजों में कोई भी एक चीज चेंज होती है तो हम कहेंगे कि हाँ, इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो फोर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देख लीजिए डेफिनेशन। फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंजेस, पुश और पुल विच चेंजेस,
या तो चेंज कर देगा, या फिर अगर चेंज नहीं कर पा रहा है तो चेंज करने की कोशिश करेगा। जैसे बॉडी अगर रेस्ट में मोशन में नहीं आ पा रही है, वो फोर्स लगा रहे हैं तब भी बॉडी में मोशन नहीं आया, जैसे बोर्ड को मैंने फोर्स अप्लाई किया लेकिन इस पे मोशन नहीं आया, तो इसका ये मतलब नहीं कि फोर्स नहीं लगा। अगर इस पे मोशन नहीं आया, अभी भी बॉडी रेस्ट पे है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि मूव कर जाए, मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके शेप और साइज में कुछ चेंज हो रहा होगा, इसके इंटरमोलिकुलर लेवल पर कुछ ना कुछ चेंज आ रहा होगा इसमें। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द state of rest comma state of motion, direction of motion, shape or size of an object on which it is applied। ये है डेफिनेशन फोर्स की, बेसिक डेफिनेशन जो होती है फोर्स की, वो ये डेफिनेशन है। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन विच इट इज अप्लाइड। जिस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया जाएगा उसमें से इन सारी चीजों में से कोई ना कोई एक चीज चेंज होगी, तभी हम कहेंगे कि उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फोर्स क्या होता है। अभी एक और डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहां पे फोर्स की और भी डेफिनेशन आपको मिलेगी, लेकिन जो बेसिक डेफिनेशन है फोर्स की वो यही होती है, पुशिंग और पुलिंग फोर्स, पुश और पुल, जिसकी वजह से किसी बॉडी के अंदर इन सारी चीजों में कोई एक चेंज हो जाए, तो हम कहते हैं कि उस बॉडी को फोर्स लगा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स की, कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं। फोर्स के तो बहुत सारे टाइप्स हैं, आपने पढ़े भी हुए हैं। तो ब्रॉडली जो हम लोग फोर्स को डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, वो दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक कांटेक्ट फोर्स और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो उसके अंदर सब पार्ट्स उसके भी आ जाती है। पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स की। फोर्स ब्रॉडली जो आपका डिवाइड होता है वो दो पार्ट में होता है। फर्स्ट इज कांटेक्ट फोर्स एंड सेकंड इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स, इसी को हम बोलते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस, एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। जब डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहीं पर फोर्स लग जाए, इसी को नॉन कांटेक्ट भी कहते हैं। तो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, अब देखिए। कांटेक्ट फोर्स की डेफिनेशन आप समझ सकते हैं, जब दो बॉडी कांटेक्ट में आ जाए, या जिस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जाए किसी कांटेक्ट के थ्रू फोर्स लगे, उसे बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। जैसे एग्जांपल आपने पढ़ा हुआ है, फ्रिक्शन आपने पढ़ा है। तो फ्रिक्शन में क्या होता है, बॉडी और सरफेस दोनों कांटेक्ट में होती है, तो सरफेस के फ्रिक्शन, सरफेस के अपोजिशन की वजह से फ्रिक्शन फोर्स आता है, तो वो कांटेक्ट में ही आता है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स। इसी तरीके से आपका हो जाएगा और बहुत सारे फोर्स, टेंशन फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स। टेंशन क्या होता है, जैसे एक आपके पास एक स्ट्रिंग से आपने किसी ब्लॉक को अटैच कर दिया, तो इसका कुछ मास होगा जिसकी वजह से इसका फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और इस स्ट्रिंग में एक फोर्स आता है जिसे हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। तो ये भी क्यों आता है, कांटेक्ट की वजह से, अगर बॉडी कांटेक्ट में होगी तभी टेंशन फोर्स आएगा। तो एग्जांपल होते हैं सब फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, इस टाइप से कांटेक्ट फोर्सेस होती है। नॉन कांटेक्ट फोर्स में आपकी बात आती है ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स आ जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इसी का दूसरा एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर आपका आता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये सारे फोर्सेस आपके होते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो बेसिक आपको ये कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई कि जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होंगे, कांटेक्ट की वजह से जो फोर्स आएगा दैट इज कांटेक्ट फोर्स, विदाउट कांटेक्ट दूर से ही फोर्स लग जाए दैट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो फिलहाल अभी अपने जो 11th के सिलेबस में वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों को स्टडी करना है, पूरा चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन, यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में, और फ्रिक्शन और टेंशन को तो इस चैप्टर में हम लोग को कंटिन्यू करना है अभी, लॉज ऑफ मोशन में ही पूरा आपको डिटेल में पढ़ना होगा, फ्रिक्शन भी और टेंशन भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये समझ गया फोर्स होता क्या है, फोर्स की डेफिनेशन क्या है और कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं।
स्टार्टिंग होती है आपकी चैप्टर की लॉज ऑफ मोशन की। सबसे पहला टर्म आता है इसमें इनर्शिया। इनर्शिया, तो इनर्शिया क्या चीज होती है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया। हाँ ठीक है, ठीक है। तो देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया, किसी बॉडी का अगर हमें फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर, तो उसमें क्या क्या चीजें चेंज होती हैं? या तो उसकी स्टेट चेंज होगी, उसका शेप और साइज चेंज होगा, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज होगा। ये तीन चीजें होंगी बेसिकली उसके अंदर। तो अब देखिए, बॉडी में इन चीजों को चेंज करने के लिए, यानी अगर इसकी पोजीशन को हम चेंज करना चाहते हैं, इसको मूव करना चाहते हैं, या इसके शेप और साइज को चेंज करना चाहते हैं, या इसके डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। बिना फोर्स के, विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स, वी कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिना किसी फोर्स के आप ये कोई भी काम नहीं कर सकते। इसका मतलब बॉडी के अंदर अपनी एक टेंडेंसी है जो कि चेंज का अपोज कर रही है, इसीलिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं इनर्शिया की। मैंने बताया आपको, जब किसी बॉडी की हमें स्टेट को चेंज करना होता है, उसके पोजीशन को चेंज करना होता है, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना होता है, या शेप और साइज को चेंज करना होता है, तो वी नीड अ फोर्स। हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब बिना फोर्स के हम ये काम नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ कि बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी है जो कि चेंज का अपोज कर रही है, इसीलिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। तो इसी टेंडेंसी को, जो बॉडी के अंदर अपनी इसकी इंटरनल टेंडेंसी होती है, जिसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। बॉडी की अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, इट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of a body due to which, intrinsic property of a body due to which it changes। लिख लीजिए, डेफिनेशन में बोल रहा हूं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट चेंजेस और इट रेजिस्ट, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। जो जो चीजें फोर्स में मैंने लिखी थी, स्टेट ऑफ रेस्ट, कॉमा, स्टेट ऑफ मोशन, कॉमा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन शेप और साइज। इन सारी प्रॉपर्टी में चेंज होने का जो अपोजिशन की टेंडेंसी है, यानी किसी भी बॉडी के अंदर ये टेंडेंसी होगी कि वो इन सारी चीजों के चेंज का अपोज करेगा। कौन कौन सी चीजों के? स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड शेप और साइज। अगर इन सारी चीजों में से हम कोई भी चीज अगर बॉडी की चेंज करना चाहते हैं, किसी भी क्वांटिटी को चेंज करना चाहते हैं, तो बॉडी उसको करने नहीं देगी, बॉडी उसका अपोज करेगी। और इसी अपोजिंग टेंडेंसी को, इसी अपोजिंग प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। ये बॉडी की अपनी इंट्रिंसिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इसका नाम होता है इनर्शिया। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं इनर्शिया के बारे में, डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी होगी, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इनर्शिया हो गया। अच्छा, इनर्शिया डिपेंड किस पर करता है? इनर्शिया जो डिपेंड करता है, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, क्योंकि मास खुद एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मास बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो इसीलिए इनर्शिया भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इनर्शिया की। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। कितने टाइप का इनर्शिया होता है? टाइप्स ऑफ इनर्शिया, सारी चीजें क्लास 9th लेवल की है, आप पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको जल्दी से रिव्यू कराता चल रहा हूँ बस। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, तो सबसे पहला टाइप आता है इनर्शिया का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा? जो आपने एक डेफिनेशन पढ़ी इनर्शिया की, वो क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज, या इट अपोजेस एनी चेंज। तो इन चार चीजें हमने यहाँ पर देखी थी। जब हम बात करेंगे सिर्फ इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हो जाएगा? द टेंडेंसी or the property due to which, the property due to which
a body resist any change in its state of rest. तो इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब सिर्फ हम लोग स्टेट ऑफ रेस्ट की बात करते हैं, यानी बॉडी की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज अपने आप नहीं हो सकती, उस टेंडेंसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे ये ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, तो ब्लॉक अगर आपका किसी सरफेस पे रख दें, वो रखा रहेगा सुबह से शाम और 24 घंटे ऐसे ही रखा रहेगा। वो कब मूव करेगा? जब उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। यानी बॉडी की टेंडेंसी कि वो अपनी जिस पोजीशन पे रखा है वहीं रखा रहेगा, जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए तब तक उस पर मोशन नहीं आएगा। इसी टेंडेंसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इसी टाइप से सेकंड आता है, फिर सेकंड टाइप आता है इसका इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन सेकंड टाइप है इनर्शिया का। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा? सेम यही डेफिनेशन होगी, बस यहाँ पर रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, पूरी डेफिनेशन ये लिख लीजिएगा और लास्ट में आ जाएगा रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। उसके मोशन में चेंज नहीं होने देना चाहता। यानी कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो बॉडी चाहती है कि हम उसी वेलोसिटी से मूव करते हैं, रुके ना। बॉडी रुकती कब है? जब उस पर फोर्स अप्लाई होता है। अगर फोर्स अप्लाई ना किया जाए तो बॉडी कंटिन्यूअसली मूव करती चली जाए। ठीक है, तो जैसे अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल तो बहुत मुश्किल होता है देखना, क्योंकि हर जगह पर कुछ ना कुछ, जैसे कोई बॉल आपने ले ली, सरफेस पे मूव करती हुई जा रही है, तो आप देखते हैं बॉल अपने आप रुक जाती है। तो अपने आप नहीं रुकती, बल्कि वहां पे फ्रिक्शन वर्क करता है, एयर का फ्रिक्शन होता है, सरफेस का फ्रिक्शन होता है, तो एक फोर्स लगता है। लेकिन अगर एक ऐसा सरफेस बना दे जहां पर कोई फ्रिक्शन हो ही ना, ठीक है, वैक्यूम भी क्रिएट कर दे, एयर फ्रिक्शन भी ना हो, सरफेस फ्रिक्शन भी ना हो, और उसके अंदर किसी बॉल को आप मूव करा दो, तो वो कंटिन्यूअसली मूव करती चली जाएगी जब तक उसको आप रोके ना। तो इसी टेंडेंसी को बोलते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन। जिस टेंडेंसी की वजह से बॉडी जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहती है, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। दो टाइप हो गए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट देन इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड टाइप आता है इनर्शिया का, थर्ड टाइप ऑफ इनर्शिया जिसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है। उसका डायरेक्शन कब चेंज होगा? जब उस पर फोर्स अप्लाई होगा। जैसे इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में बॉलर ने बॉल को थ्रो किया, बॉल फेंकी बॉलर ने, तो बॉल का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, बॉल उसी डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन अगर बैट्समैन उसको थोड़ा सा भी डायरेक्शन दे देता है, अपने बैट से कट कर दिया उसने या कुछ भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दिया बैट से, तो उसी डायरेक्शन में बॉल मूव कर जाती है। तो बॉल की टेंडेंसी क्या है? जिस डायरेक्शन में बॉलर ने उसको फेंका था बॉल को, उसी डायरेक्शन में जाती है। लेकिन बैट की वजह से, बैट से उसको एक डायरेक्शन मिल गया जिसकी वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो बैट लगाने का मतलब क्या हुआ? एक फोर्स लगा दिया उसने, बैट के कांटेक्ट में आएगी तो बैट उस पर एक फोर्स अप्लाई कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये वो टेंडेंसी जिसकी वजह से बॉडी अपने अंदर डायरेक्शन के चेंज का अपोज करती है। बॉडी चाहती है एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें, तो इसी टेंडेंसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। टेंडेंसी ड्यू टू विच बॉडी अपोजेस एनी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसी टेंडेंसी जिसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ मोशन का अपोज होता है, उस टेंडेंसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये तीन टाइप के आपके इनर्शिया हो गए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इस पर बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल जो आप क्लास 9 में भी देख चुके हैं, और इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, गिव रीजन टाइप वाला क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं उसको, एग्जांपल भी आप पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे आपने एग्जांपल पढ़ा हुआ है कि अगर कोई बस स्टार्ट होती है, ठीक है, बस पहले से रेस्ट पे थी, और जब वो स्टार्ट करती है तो जो पर्सन बस में खड़ा होता है वो पीछे की तरफ गिरता है, ठीक है, it moves backward। तो उसका रीजन क्या होता है? सपोज ये आपका कोई सरफेस है, ये आपका बस है ऐसे, और इसके अंदर कोई पर्सन खड़ा हुआ है ऐसे। ये स्टेशनरी था, पहले बस भी रेस्ट पे थी, बस की वेलोसिटी भी 0 है, तो पर्सन की वेलोसिटी भी क्या होगी? 0। लेकिन जैसे ही बस ने स्टार्ट किया, बस अगर मूव करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो जब बस स्टार्ट करता है तो बस में क्या हुआ? बस की
टेंडेंसी क्या थी, बस रेस्ट में रहना चाहती थी, बॉडी ऑफ पर्सन भी कांटेक्ट में है बस के, बॉडी भी बस के कांटेक्ट में है, बस रेस्ट पे, तो दोनों लोग रेस्ट पर थे। लेकिन जैसे ही बस ने स्टार्ट किया तो ये वाला पर्सन पीछे की तरफ गिरता है, इसके ऊपर पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सूडो फोर्स उसको कहते हैं, वो लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इनर्शिया के टर्म में अगर इसको देखें हम लोग, तो इनर्शिया के टर्म में क्या होता है, जैसी बस स्टार्ट करती है तो पर्सन के जो उसके जो लेग्स थे वो कांटेक्ट में है इसके साथ, बस के साथ, तो इसके लेग्स तो आ जाते हैं मोशन में। लेकिन पर्सन कैसा था, पहले रेस्ट में था, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी होती है कि बॉडी चाहती है कि हम रेस्ट में रहें, तो इसी टेंडेंसी की वजह से जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है वो तो रेस्ट में रहता है, लेकिन सॉरी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ये तो मोशन में आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ये रेस्ट में रहना चाहता है, बॉडी पूरी रेस्ट में रहना चाहती थी, लेकिन लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी वो कांटेक्ट में था बस के, तो लोअर पार्ट तो आगे मूव कर जाता है, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो चाहता है कि हम रेस्ट पे रहें, तो वो वहीं पे रहना चाहता है। इस वजह से क्या होता है, लोअर पार्ट आगे चला जाता है, अपर पार्ट वहीं रहता है, वो पीछे नहीं आता है। लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि हम पीछे की तरफ गिर गए, क्योंकि लोअर पार्ट जब आगे चला जाएगा बस के साथ, अपर पार्ट वहीं का वहीं रहेगा, तो लोअर पार्ट जैसे ही आगे जाएगा तो आप पीछे की तरफ गिरेंगे। तो ये रीजन होता है, इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डज अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो उसका रीजन क्या लिखेंगे, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। Initially, the body was in contact with bus and bus was stationary, so the body was also stationary. But when bus starts, then the lower part of the body comes in motion and the upper part, due to inertia of rest, remains in rest. That's why a person feels that he is falling backward. ये इसका रीजन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बस पहले से मूव कर रही है, दूसरा जो एग्जांपल इसी का, अगर मूविंग बस स्टॉप करती है, पहले से बस मूव कर रही थी किसी वेलोसिटी के साथ, तो इसके अंदर एक पर्सन खड़ा हुआ है, ये पर्सन भी मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट, इसके बस मूव कर गई तो इसकी पूरी बॉडी भी बस के साथ साथ मोशन में आ गई, ग्राउंड रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो। अब क्या हुआ, जैसे ये रुकता है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी यू, फाइनली अगर इसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो, तो जैसे ही बस वाले ने ब्रेक अप्लाई की इसकी वेलोसिटी हो गई जीरो, तो जब वेलोसिटी जीरो होगी तो फिर से लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा रेस्ट में, लेकिन अपर पार्ट क्या होगा, ये मोशन में रहना चाहेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से अपर पार्ट रहता है मोशन में और लोअर पार्ट आ जाता है रेस्ट में। तो अब क्या होगा, लोअर पार्ट रेस्ट में आ गया, अपर पार्ट आपका मोशन में रहना चाहता है, तो वो आगे की तरफ जाएगा, तो इसलिए ऐसा फील होता है कि आप आगे की तरफ गिर गए। ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, एक एग्जाम्पल होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, एक होता है मोशन का। जब बस स्टार्ट करती है तो पीछे गिरते हैं, बस रुकती है तो आगे गिरते हैं, इसका रीजन है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसका रीजन है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन पर बेस्ड। ठीक है, तो उसको आप पढ़ लेंगे, बुक में दिए होते हैं, एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग कर लेना, सब बेसिक चीजें हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेना। अब आते हैं हम लोग आगे, स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो लॉज ऑफ मोशन आपको पता है न्यूटन ने दिए थे, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की हम बात कर रहे हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली आपका इनर्शिया को ही डिफाइन करता है। जैसे अभी तक जितनी भी चीजें हम लोगों ने अभी यहाँ तक पढ़ी, तो उसमें हम लोग दो बातें सीखी कि इनर्शिया क्या होता है और इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं। तो इनर्शिया की जो डेफिनेशन थी एक्चुअली वही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी था। किसी भी बॉडी की जो टेंडेंसी है, बॉडी हमेशा या तो रेस्ट में रहेगी या मोशन में रहेगी, जब तक उस पर आप फोर्स अप्लाई ना कर दें। तो इसी टेंडेंसी जो इनर्शिया की टेंडेंसी है, जो इनर्शिया की डेफिनेशन है, वहीं से हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी देते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, अ बॉडी एट रेस्ट, अ बॉडी एट रेस्ट continues to remain at rest, and a body in motion, and a body in motion continues to be in motion, continues to be in motion until and unless
an external force is applied on it. ठीक है, तो कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें। और इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एनी बॉडी इन अ गिवन स्टेट वांट्स टू रिमेन इन दैट स्टेट until and unless an external force is applied on it। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। अ बॉडी इन अ गिवन स्टेट, a body in a given state wants to remain in that state until and unless external force is applied, until and unless external force is applied on it। तो ये आपकी ज्यादा सही डेफिनेशन है आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, क्योंकि स्टेट आपकी कुछ भी हो सकती है, स्टेट ऑफ रेस्ट भी हो सकता है, स्टेट ऑफ मोशन भी हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हो सकती है। तो इसमें तीनों आपके इनर्शिया आ जाएंगे। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसी में मूव करती रहेगी जब तक आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना कर दें। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, इसी को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। नोट कर लिया यहाँ तक। चलिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं मोमेंटम। नेक्स्ट टर्म आता है आपका लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, देखिए मोमेंटम क्या होता है ये भी आप पढ़ चुके हैं पहले ही 9th में, तो इसे देख लेते हैं एक बार। लीनियर मोमेंटम, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मास है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है आपका जिसका एक पर्टिकुलर मास है, और अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा हुआ है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद एनी वेलोसिटी v, कोई ऑब्जेक्ट जिसका कोई पर्टिकुलर मास है और वो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके अंदर एक इफेक्ट होता है। जैसे एक बॉल, सिंपल सा एग्जांपल, एक बॉल है, अगर आप बॉल को थ्रो करें तो बॉल का एक पर्टिकुलर मास है, एक वेलोसिटी है, तो जो पर्सन उसको कैच करता है बॉल को, तो उसके हाथों पर जाके एक इम्पैक्ट पड़ता है बॉल का, एक इफेक्ट आता है बॉल का उसके हाथ पर। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का जो कंबाइंड इफेक्ट बनता है, फिजिकल मीनिंग की बात करें तो फिजिकल डेफिनेशन क्या होती है, द कंबाइंड इफेक्ट, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, combined effect of mass and velocity is called momentum, is called momentum। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम दो बॉल कंसीडर कर लें, एक प्लास्टिक की बॉल ले लेते हैं, एक प्लास्टिक बॉल मैंने कंसीडर की, तो प्लास्टिक बॉल का मास कम होगा, m1 कंसीडर कर लेते हैं, वेलोसिटी हम सेम ले लें। और एक लेदर की बॉल ले लेते हैं, इसका मास थोड़ा ज्यादा होगा लेदर बॉल का, और वेलोसिटी सेम। तो अगर आप एक प्लास्टिक बॉल को थ्रो करें, एक लेदर की बॉल को थ्रो करें, और दोनों को सेम वेलोसिटी से थ्रो करें, किसी के सर पे मार दो फेंक के, एक प्लास्टिक बॉल फेंक के मारी आपने, एक लेदर की बॉल फेंक के मार दी, तो प्लास्टिक की बॉल अगर मान लीजिए जिस वेलोसिटी जाके स्ट्राइक करती है तो थोड़ी बहुत चोट लगती है, लेकिन लेदर की बॉल अगर उसी वेलोसिटी से स्ट्राइक कर जाएगी जाके तो सर फट जाएगा। तो ये इफेक्ट है। अगर मास को कांस्टेंट, मास को चेंज करते हैं तब भी उसका इफेक्ट बदल जाता है, या फिर अगर दोनों का मास सेम ले लें, यानी अगर आपने सपोज दो लेदर की बॉल ले ली, दोनों का मास सेम है, लेकिन एक को कम वेलोसिटी से थ्रो किया, एक को ज्यादा वेलोसिटी से थ्रो किया,
तो जो कम वेलोसिटी से जाके स्ट्राइक करेगा उसका इफेक्ट कम होगा, कम चोट लगेगी, और ज्यादा वेलोसिटी किसी के ऊपर फेंक के मार दी तुमने तो उसको ज्यादा चोट आएगी। इसका मतलब अगर हम मास या वेलोसिटी में किसी भी एक क्वांटिटी को चेंज कर देंगे तो इफेक्ट बदल जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि मास और वेलोसिटी का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो फिजिकल मीनिंग मोमेंटम का ये होता है द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, इसी का एग्जांपल और भी है, जैसे एक पर्सन जा रहा है, आपका एक बाइक से कोई आ रहा था, एक बाइक वाले ने आपको आके ठोक दिया। ठीक है, आप जा रहे थे रोड पर, बाइक वाले ने आके आपको टक्कर मार दी, और बाइक वाले ने मारा टक्कर, बाइक सपोज बाइक की स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 की स्पीड से बाइक ने टक्कर मारी, और 20 की ही स्पीड से अगर आप ट्रेन के रेलवे ट्रैक पर खड़े ट्रेन ने टक्कर मारी, तो दोनों में क्या इफेक्ट होगा? बाइक वाले में तो आपके बचने के चांसेस होंगे, बहुत थोड़ी बहुत चोट आएगी, लेकिन अगर ट्रेन ने 20 की स्पीड से टक्कर मार दी तो काम हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि ट्रेन का मास बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी कम है लेकिन उसका मास बहुत ज्यादा है, तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, तो उसका इफेक्ट भी ज्यादा दिखाई देगा। इसीलिए हम कहते हैं द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, तो ये आपकी फिजिकल डेफिनेशन होगी लीनियर मोमेंटम की, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। और इसको अगर मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं इसे? मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज mathematically it is defined as the product of it is defined as the product of mass and velocity। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट आता है मैथमेटिकली उसे हम बोलते हैं मोमेंटम। तो इसको डिनोट करते हैं स्मॉल पी से। लेटर होता है हमारा स्मॉल पी, डिनोट बाय स्मॉल पी, और ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ये हो जाता है आपका मोमेंटम का मैथमेटिकल डेफिनेशन, और ये इसका फिजिकल मीनिंग। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए आपको पता है वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में से आप ऐसे लिख सकते हैं पी वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है और हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर पूरा। जब किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर ही रहता है। किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। सो डायरेक्शन ऑफ p इज सेम एज v। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी आएगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी मोमेंटम होता क्या है, वेक्टर फॉर्म में देख लिया इसको हमने, वेक्टर क्वांटिटी होती है मोमेंटम। अगर बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की, तो मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होगा? मास का क्या होता है? मास का होता है केजी, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम का एसआई यूनिट आ जाता है केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया न्यूटन फर्स्ट लॉ, इनर्शिया, और मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम का बेसिक हम लोगों ने देखा कि मोमेंटम किसे कहते हैं। अब अगर यहाँ पर हम ग्राफ देखते हैं मोमेंटम के, डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स बनेंगे अलग अलग कंडीशंस में। चलिए ग्राफ भी देख लेते हैं, फिर उसके आगे कल स्टार्ट करेंगे। मोमेंटम का फॉर्मूला आपने देखा P इज इक्वल टू आपके पास है m इंटू वी। अब अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना, आप लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है, ग्राफ भी पढ़ चुके हैं। अगर हम y एक्सिस पर ले लेते हैं p को, x एक्सिस पर कंसीडर कर लेते हैं v को, तो देखिए ये कौन सी इक्वेशन लिखी हुई है। अगर इसको ऐसे लिखते हैं p इज इक्वल टू एम वी, तो p को मैंने कंसीडर किया y और v को कंसीडर किया x, तो मास हो गया आपका कांस्टेंट। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स। ये लीनियर इक्वेशन होती थी आपकी, लीनियर इक्वेशन की एक फॉर्म होती है जिसे बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो m को कहते हैं स्लोप, यहाँ पे m मास है। तो अगर मास को कांस्टेंट कर दें, इफ m इज कांस्टेंट, अगर स्लोप को कांस्टेंट करते हैं, स्लोप मतलब होता है tan थीटा, ये आप जानते हो, m इज इक्वल टू होता है tan थीटा, स्लोप होता है। अगर स्लोप को कांस्टेंट कर दिया जाए तो मोमेंटम और वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, y इज इक्वल टू mx का एक ग्राफ होता है, तो p वर्सेस v का ये ग्राफ बनेगा, लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर? मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मास को कांस्टेंट लेंगे तो एक ग्राफ आएगा। अगर इसी में आपको दो तीन डिफरेंट ग्राफ दे दिए जाए, जैसे आपको पहचानना हो कि किसका मास ज्यादा होगा, आपको मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ दे दिया, ऐसे मैंने दो तीन ग्राफ ड्रॉ कर दिए, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3, ये तीन लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। पूछा कि ये ग्राफ आपका बना हुआ है तीन डिफरेंट मासेस के लिए, तो कौन सा वाला मास सबसे ज्यादा होगा?
तो आप बता सकते हैं जिसका स्लोप ज्यादा होगा, क्योंकि मास क्या है, मास यहाँ पर स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा या जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका मास ज्यादा होगा, यानी आप बता सकते हैं m3 विल बी ग्रेटर देन m2 विल बी ग्रेटर देन m1। ये कंडीशन आपको मिल जाएगी। अगर पीवी का ग्राफ आपको दिया हुआ है तो उसका स्लोप क्या बताता है, उसका स्लोप बताता है मास। ठीक है, द ग्राफ, अगर पीवी का ग्राफ दिया हुआ है तो स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ टेल्स अस अबाउट द मास। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका मास ज्यादा होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका मास भी कम होगा। पहला ग्राफ तो जो हो गया पी वर्सेस वी ग्राफ, ये बात हो गई पीवी ग्राफ की, मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ। सेकंड ग्राफ पे आते हैं। सेकंड ग्राफ हम देखते हैं फिर से, अगर हम वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दें, यानी हम ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं पी वर्सेस एम ग्राफ, अगर पी वर्सेस एम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखिए अब तो पी एम ग्राफ कैसे बनेगा, अगर वाई एक्सिस को पी कंसिडर कर लें, एक्स एक्सिस को एम कंसिडर कर लें, तो अब देखिए सिचुएशन यहाँ पर चेंज हो गई, पी इज इक्वल टू एम बी होता है, पी को मैंने लिया हुआ है वाई, एम को लिया हुआ है एक्स, यानी वेलोसिटी क्या हो गई, ये आपका हो जाएगा स्लोप, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। तो अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट लेंगे तो फिर से ऐसा ग्राफ बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर v कांस्टेंट है तो pm का ये ग्राफ हो जाएगा। और फिर से अगर हम वेलोसिटी को चेंज कर दें, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा एमसीक्यूज में, p वर्सेस m ग्राफ आपको दे दिया, इसके अंदर दो तीन ग्राफ ड्रॉ कर दिए ऐसे, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3, और पूछता है विच ग्राफ इज हैविंग द हाईएस्ट वेलोसिटी, या राइट द वेलोसिटीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी थर्ड वाले की, क्योंकि वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, स्लोप है। पीएम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होती है, तो जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, तो v3 सबसे ज्यादा होगा, v2 से कम, v1 सबसे कम। तो ये कंडीशन आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकते हैं, जहाँ पे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी निकालना होगा ग्राफ से। ये दो ग्राफ हो गए, P वर्सेस V ग्राफ, P वर्सेस M ग्राफ। तो आपने क्या देखा, पीवी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो मास बताता है, पीएम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी बताता है। ठीक है, थर्ड ग्राफ पे आते हैं इसके। अब कौन सा ग्राफ बचा, M वर्सेस V, पीवी हो गया, पीएम हो गया, लास्ट ग्राफ आपका बचता है M वर्सेस V ग्राफ। थर्ड ग्राफ देखते हैं, एम वी ग्राफ। फिर से वही इक्वेशन है आपके पास, P इज इक्वल टू एम वी। अब अगर हम P को कांस्टेंट मान लें, अगर P को कांस्टेंट कंसीडर कर लिया जाए तो हम इसको लिख सकते हैं एम पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या हम ये भी लिख सकते हैं m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। ये कंडीशन आएगी आपके पास, अगर m इंटू वी इज कॉन्स्टेंट देन m विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। और जब भी इनवर्स रिलेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये मैं पहले भी शायद आपको बता चुका हूँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसे बोलते हैं। ये ये बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस ग्राफ का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, जब y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो तो ये ग्राफ बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसका ये शेप आता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर कंडीशन है P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब मोमेंटम कॉन्स्टेंट होगा तो ये ग्राफ बन के आएगा मास और वेलोसिटी का। इसका मतलब क्या है, इससे आप समझ सकते हैं ग्राफ से, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो मास डिक्रीज हो रहा है। अगर हम इधर की तरफ चलते जाएंगे तो मास कम होता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तभी तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। और अगर इधर की तरफ जाएंगे आप तो वेलोसिटी कम होगी लेकिन मास बढ़ रहा है, तो मास इंक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। तो ये आपका ग्राफ बन गया एम वर्सेस वी का ग्राफ। ठीक है, तो ये आपका आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एक तो फोर्स के बारे में पढ़ लिया, फोर्स क्या होता है, देन इनर्शिया, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देन मोमेंटम, और मोमेंटम के सारे ग्राफ हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, कल आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग चेंज ऑफ मोमेंटम, फिर आएंगे हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर। ठीक है, नोट कर लिया सबने, ग्राफ ड्रॉ कर लिए, ग्राफ एंड कर दे मीटिंग को। अच्छा भैया एक बात सुन लो सब लोग, और टेस्ट